2024 का रास्ता साफ करने के लिए कश्मीर फाइल्स को लाया गया। मैं अपने दर्शकों को जानकारी के लिए बता दूं, उनको दुगुनी ओवैसी को क्यों नहीं बुलाया गया? देखिए, ओवैसी को इसलिए भी नहीं बुलाया जा सकता क्योंकि वो ऐसे लोग हैं ना जो हमेशा बीजेपी के खिलाफ बोलते हैं। ये डमरू बजाने से देश नहीं चलता है। ये आप पान खा लेंगे, चाय पी लेंगे तो उससे देश नहीं चलता है। लेकिन लेके तो डमरू वाले को ही आए ना। क्या गलत कह रहे हैं? 80-20 की लड़ाई नहीं हुआ तो क्या हुआ? तमाम 80% जो लोग थे वो एक तरफ हो गए, 20% को हटा दिया गया। 20% किसके साथ थे? किन पर टैग लगा हुआ है? ओवैसी साहब वो लीडर हैं जिन्होंने एक हक की आवाज उठाई। बताइए ना, कौन ऐसे लीडर हैं जो खुल के बोलते हैं? जो राहुल गांधी तो बोलते हुए नजर आते हैं। राहुल गांधी कब आपको दिखा हिजाब पर बोलते हुए? इस वक्त जाके बनारस में जाके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना प्रचार प्रसार करते, बनारस की गलियों में घूमते हैं, डमरू बजाते हैं, तमाम चीजें करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टीवी और मैं आपके साथ ज्योति। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन होगा और मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण में आखिर इतनी देरी क्यों हो रही है? आखिर इन सब चीज़ों को लेकर जो सस्पेंस बना हुआ है वो कब खत्म होगा? क्योंकि कहा जा रहा है कि 25 मार्च को सीएम योगी आदित्यनाथ शपथ ग्रहण लेंगे, लेकिन इतनी देरी क्यों हो रही है, इसको लेकर लगातार सोशल मीडिया पर और हर जगह सवाल किया जा रहा है। और इसके अलावा हम देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के चुनावों में जिस तरीके से ईवीएम को लेकर धांधली हुई है और ओवैसी को लेकर कहा जा रहा है कि ओवैसी बीजेपी की बी टीम है और जो उनका वोट बैंक था वो कहीं ना कहीं बीजेपी में शिफ्ट हुआ है। इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर हम बातचीत करेंगे अपने सहयोगी सद्दाम करीमी से, तो उनसे जानते हैं कि आखिर उत्तर प्रदेश का सीएम कौन होगा। इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी सद्दाम करीमी जुड़ चुके हैं, उनसे जानते हैं। सद्दाम, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि लगातार जो मुख्यमंत्री को लेकर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन होगा और कहा जा रहा है कि इतनी देरी जो हो रही है, आखिर क्या कुछ सस्पेंस है, क्यों इतनी देरी हो रही है? बिल्कुल निश्चित तौर पे देखिए, जिस तरह से शपथ ग्रहण को लेकर बातें कही जा रही है, इससे पहले 21 मार्च को डेट डला हुआ था, लेकिन अब 25 तारीख को जो है वो उसका शपथ ग्रहण होगा। लेकिन इस बात को लेकर आज भी सस्पेंस बरकरार है कि क्या उत्तर प्रदेश के दोबारा उस ताज पोशी करने के लिए योगी आदित्यनाथ को ले जाया जाएगा, इसको लेकर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि जिस तरह से योगी आदित्यनाथ के चेहरे पे चुनाव लड़ा गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर दूर दूर तक नज़र नहीं आए। सिर्फ आखिरी चरण में जब 7वें चरण की वोटिंग होनी थी तो उस वक्त जाके बनारस में जाके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना प्रचार प्रसार करते, बनारस की गलियों में घूमते हैं, डमरू बजाते हैं, तमाम चीज़ें करते हैं। वो लोक लुभावना जो भी चीज़ें करते हैं वो आपको भी पता है और जो दर्शक इस वक्त हमें लाइव देख रहे हैं उनको भी पता है। लेकिन एक चीज़ सबसे बड़ी दिलचस्प बात है कि इस शपथ ग्रहण में उन तमाम नेताओं को बुलाया गया है, चाहे राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी वाड्रा हो और सोनिया गांधी तक को निमंत्रण मिला है। आना ना आना उसकी बात है, लेकिन अखिलेश यादव की भी बातें हुई है। अखिलेश यादव इतने कमर तोड़ मेहनत कर और वहाँ पर जो है अपनी सरकार बनाने की कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन वो असफल रहा। तो जनता देखिए फिर भी उनको दुगुनी। ओवैसी को क्यों नहीं बुलाया गया? देखिए, ओवैसी को इसलिए भी नहीं बुलाया जा सकता क्योंकि वो ऐसे लोग हैं ना जो हमेशा बीजेपी के खिलाफ बोलते हैं। क्यों? लोग तो कहते हैं कि वो बीजेपी की बी टीम है, उनका वोट बैंक बीजेपी में शिफ्ट हुआ है। तो पता चल गया ना बीजेपी की बी टीम कौन है। अब उनको ओवैसी साहब को कह रहे थे कि बीजेपी की बी टीम। बीजेपी की बी टीम, आप किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? ये देखिए, जनता समझदार है ना, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि वो समझ चुकी है कि कौन बीजेपी की बी टीम है। नाम लेना क्या मतलब, आप इन चीज़ों को अगर कहते हैं कि अगर सवाल करना गुनाह है, सवाल करना ही अगर आप कहेंगे कि बीजेपी की बी टीम हो जाती है, तो ओवैसी साहब तो हमेशा सवाल किए हैं। ओवैसी साहब तो हमेशा उन चीज़ों को उठाए हैं जो मनुवादी मीडिया, गोदी मीडिया कह लें आप, एक धरा की मीडिया जिसको दरकिनार करती है। हिजाब पर किसने बोला? आप बता दीजिए। ओवैसी साहब बोलते हैं। लिंचिंग होता है तो कौन बोलता है? अल्ताफ को मारा जाता है थाने में कस्टडी में तो कौन बोलता है? ओवैसी साहब वो लीडर हैं जिन्होंने एक हक की आवाज़ उठाई। बताइए ना, कौन ऐसे लीडर हैं जो खुल के बोलते हैं? जो राहुल गांधी तो बोलते हुए नजर आते हैं। राहुल गांधी कब आपको दिखा हिजाब पर बोलते हुए? राहुल गांधी कब दिखा आपको लिंचिंग पे बोलते हुए? राहुल गांधी कब दिखा अल्ताफ की हत्या पे बोलते हुए? राहुल गांधी कब दिखा राबिया केस पे जब वो उनका जो है मतलब मौत हुई, उनको दरिंदों ने नोचा, कब बोलते हुए नजर आए? सिर्फ आप हाथरस में जा कर के और किसान आंदोलन में जाकर लखीमपुर खीरी कांड में आप इससे नेता नहीं हो जाएंगे। भले ही ओवैसी साहब ट्वीट करते हैं, बयान देते हैं, कम से कम इतना आवाज़ तो उठाते हैं ना, सदन में बोलते हैं ना। ट्रिपल तलाक पर किसने बोला? ओवैसी साहब बोले। तो ये सब सारी चीज़ें हैं, इनको समझने की ज़रूरत है। इन सब सारी चीज़ों को लेकर आज हमें विमर्श करने की ज़रूरत है। ईवीएम घपला हुआ तो ओवैसी साहब ने क्या कहा कि लोगों के दिमाग में चिप बैठाई गई है।
क्या गलत कह रहे हैं? 80-20 की लड़ाई नहीं हुआ तो क्या हुआ? तमाम 80% जो लोग थे वो एक तरफ हो गए, 20% को हटा दिया गया। 20% किसके साथ थे? किन पर टैग लगा हुआ है? क्या मुसलमान ने ही बीजेपी हराने का ठेका लिया है क्या? अखिलेश यादव के साथ अगर लोग जाते हैं, उन्हें वोट दिया, उनको जनता ने इतना सराहा, भले ही सीएम नहीं बने, वो लोग आज जो है ना, उन लोगों के लिए आज समाज कैसे बढ़ेगा आगे, बताइए ना। वो लोग उनको धोखा दिए हैं, जिन्होंने कहा हमेशा एक ऐसे मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ, वो ऐसे लीडर हैं, किसान नेता हैं, और उन्होंने कहा कि हम बीजेपी का विरोध कर रहे हैं, लेकिन उनके यहाँ से बीजेपी जीत जाती है। लखीमपुर खीरी की बात कर रहे हैं? बिल्कुल, जहाँ से किसान को कुचला जाता है वहाँ से बीजेपी जीत जाती है। तो वहाँ ओवैसी साहब लड़ने गए थे, वहाँ ओवैसी जाकर के वोट काट लिए, बताइए। तो ये सब प्रोपेगेंडा है। बीजेपी अगर इन ध्रुवीकरण को आगे बढ़ाकर पॉलिटिक्स करती है, हिंदू मुसलमान करती है, कब्रिस्तान पाकिस्तान करती है, तो जाहिर सी बात है वो आगे बढ़ती है। 80-20 की लड़ाई कौन करवाया? बयान किसका था कि हम गर्मी जो है सितंबर दिसंबर में हम शिमला बना देंगे? क्या मतलब है, बताइए ना। गर्मी उतार देंगे। बीजेपी के वो एक बड़े लीडर हैं, उनका कहना है कि अगर जो बीजेपी के खिलाफ बोलेगा तो उसको चिन्हित किया जा रहा है। बुलडोजर किस पे चलाएंगे सर? उन गरीबों पे जिनको 2 वक्त की रोटी नहीं है, उन गरीबों को जिनको रोज़गार नहीं है, उन गरीबों पे चलाएंगे बुलडोजर जिसको खाने के लिए अभी अन्न नहीं है। लेकिन हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में पहले से ही हालात बदतर थे, लेकिन अब और बदतर होते जा रहे हैं। ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, तमाम जो लोग हैं वो सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि जो बलात्कार पहले बड़े हुए थे, अब वो और बढ़ते ही जा रहे हैं दिन पर दिन। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, बलात्कारी तो ये बढ़ा है, और जो जनता कह रही थी 2022 में बदलाव करेंगे, उसका क्या? 2022 में बदलाव तो जनता को सोचना चाहिए ना कि हम कहाँ बटन दबा रहे हैं, कहाँ जा रहा है। अगर राशन पे आप भूल गए 5 kg राशन पे, तो चलाइए। मैं तो कहता हूँ जनता अगर टीवी देख रही है तो वो टीवी ही देखे, भूख यहाँ नहीं मिटेगी सर, वो टीवी ही देखे। मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, क्योंकि अगर आप 5 kg राशन पे भूल जाएंगे, आप उन चीज़ों को याद नहीं करेंगे कि हमारे साथ कोरोना काल में क्या हुआ। लाशें तैरती थी, लोगों की चीख पुकार थी, जिनको बताते हुए मेरा बदन सिहर रहा है इस वक्त, बताइए ना। उन लोगों को, उन चीज़ों को भूल जाते हैं आप, उन लोगों को भूल जाते हैं जो आपके लिए आवाज़ उठाई, जिन्होंने आपके घर तक गया। कोरोना काल में जो है वो त्रासदी हमने देखा है, लोग ऑक्सीजन के चलते लोगों की मौत हो रही थी, लेकिन आपने किन पर वोट किया? हिंदू मुसलमान के नाम पर, जाति के नाम पर, ब्राह्मण के नाम पर, राजभर के नाम पर, जो है ठाकुर के नाम पर। तो कब तक ये करते रहेंगे सर? अगर ये करना है तो कीजिए। मैं तो कहता हूँ कि यही अगर करना है इस देश में, इन लोकतंत्र में, इन जनता को, तो वो वही करें। और सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता है भानु प्रताप द इंडिया टीवी से बात करते हुए उन्होंने कहा कि घालमेल कर जीती है बीजेपी, हमेशा ऐसे करती आई है। दम है तो बंगाल में क्यों नहीं किया? हमने सवाल भी किया कि अगर आप ईवीएम से जीत जाते अखिलेश यादव तो क्या उस पर विरोध करते? तो उन्होंने कहा कि नहीं, उस टाइम ठीक होता। पंजाब में जो है कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाते हुए नज़र आते हैं कि वो भी बीजेपी की बी टीम है, आरएसएस के जो है मतलब उनके कहने पे चलते। तो ये सब भी काफ़ी सारे सवाल हैं। लेकिन ओवैसी साहब को लेकर जो बातें कही गई वो निराधार है, मैं ऐसा कह सकता हूँ, क्योंकि हमने ग्राउंड रिपोर्ट किया है, हमने उन चीज़ों को देखा, हमने जनता से बात की है, हमने गुड्डू जमाली के क्षेत्र में जाके काम किया, हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गढ़ बनारस में 17 दिन रह करके हमने रिपोर्टिंग किया। लोगों का साफ तौर पे कहना था कि ये डमरू बजाने से देश नहीं चलता है, ये आप पान खा लेंगे, चाय पी लेंगे तो उससे देश नहीं चलता है। लेकिन लेके तो डमरू वाले को ही आए ना। तो ये तो जनता का फैसला है, और जनता सराखों पे लेती है, और आने वाले समय में जो भी उत्तर प्रदेश का कमान संभालेंगे उसको जनता स्वीकार करेगी, और हम भी करेंगे। क्या दिक्कत है? जब सब यही चाहते हैं तो मैं चाहता हूँ कि देश ऐसे ही चले। हिंदू मुसलमान पे, कश्मीर फाइल पे देख लीजिए ना क्या हो रहा है। एक पक्ष को दिखाया गया, ये क्या है? एक पक्ष को आप दिखाएंगे और आप कहेंगे कि 30 साल के बाद, 40 साल के बाद ये घटना को लाया गया। 2024 का रास्ता साफ करने के लिए कश्मीर फाइल्स को लाया गया। मैं अपने दर्शकों को जानकारी के लिए बता दूं, 2024 में वो रास्ता साफ करना चाहते। ऐसे गृह मंत्री अमित शाह चाणक्य नहीं ने कहा जाता है, उन्होंने साफ तौर पे कहा हम 50 साल राज करेंगे। तो वही 50 साल की रणनीति है, राजनीति है, सियासत है, हथकंडा है, तमाम चीज़ें अपना रहे हैं।
इस वक्त आप हमारे सहयोगी सद्दाम करीमी को सुन रहे थे, लेकिन जो 25 मार्च को लेकर काफ़ी जिक्र किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की सीएम की कुर्सी पर कौन होगा, वो देखने वाली बात होगी। इस पर जो भी अपडेट होगी हम आप दर्शकों के साथ ज़रूर साझा करेंगे। फिलहाल बस इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। शुक्रिया। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।